स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जेएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि लॉन्ग टाइप के होने वाले हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, पिछले लगातार वीडियो से हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसी पे आधारित वीडियो को हम लोग देख रहे हैं, जो कि आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्प करने वाली है। तो आशा करते हैं इन सभी क्वेश्चनों को आपको समझ में आ रहा होगा, साथ ही ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है सर्कुलेटरी सिस्टम से ही हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट। आमतौर पे हम लोग बोलते हैं ना धड़कन, वही आज हम लोग इस वीडियो में पहले क्वेश्चंस के रूप में देखने वाले हैं। तो हृदय का एक बार फैलना और सिकुड़ना, उसी को हम लोग स्पंदन बोलते हैं यानी हार्ट बीट बोलते हैं। यह स्पंदन वयस्क व्यक्तियों में 1 मिनट में 70 से 75 बार होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि हार्ट बीट को ही धड़कन के नाम से जानते हैं, अर्थात एक बार फैलने और सिकुड़ने में जो हृदय कार्य करता है उसी को हम लोग धड़कन के नाम से जानते हैं या स्पंदन या हार्ट बीट बोलते हैं, जो कि 1 मिनट में एडल्ट व्यक्ति में 70 से 75 बार होता है। वयस्क व्यक्ति का जो हृदय होता है एक दिन में लगभग 1,04,000 बार धड़कता है, अर्थात एक दिन में जो है एक व्यक्ति का जो कि नॉर्मल एडल्ट व्यक्ति है उसका हृदय जो है लगभग 1,04,000 बार धड़कता है। बच्चों में जो स्पंदन होता है या फिर जो कम आयु के बच्चे होते हैं उनका जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल के अपेक्षा थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, और जैसे जैसे आयु बढ़ता है वैसे वैसे जो हार्ट बीट है उसकी गति भी घटती जाती है। लेकिन किसी व्यक्ति के परिश्रम करने की स्थिति में या भयग्रस्त होने की स्थिति में या चिंता या फिर किसी बीमारी की स्थिति में जो हार्ट बीट होता है वो बढ़ जाता है। और ऐसा भी कोई कोई बीमारी होता है जिसमें हार्ट बीट जो होता है वो घट जाता है। पहली ध्वनि लोब जो होती है वो 0.1 सेकेंड की होती है, और दूसरी ध्वनि जो होती है डप वो लगभग 0.01 सेकेंड की अवधि तक सुनाई देती है। हमारे हार्ट जो होता है वो दो तरह का ध्वनि निकलता है, एक निकलता है लॉब और एक निकलता है डप। लॉब डप आपने सुना होगा। तो लॉब ध्वनि होती है वो 0.12 सेकेंड की होती है, और जो डप ध्वनि होती है वो 0.01 सेकेंड की होती है। प्रथम ध्वनि के समय हृदय जो होता है वो संकुचित होता है, इसीलिए इसको सिस्टोलिक साउंड बोलते हैं, जो बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच के बंद होने से उत्पन्न होता है। जो बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच में मिट्रल वाल्व होता है या बाइस्क्वाड वाल्व होता है, उसी के बंद होने से सिस्टोलिक साउंड सुनाई देता है, जो कि 0.12 सेकेंड का अवधि तक ये सुनाई देता है, और इसका ध्वनि जो होता है वो लॉब जैसा होता है यानी लॉब। और दूसरी जो ध्वनि होती है वो 0.01 सेकेंड की होती है, और ये ध्वनि जो होती है डप साउंड की होती है। दूसरी ध्वनि अर्धचंद्राकार धमनियों में यानी आर्टरी में जो सेमी ल्यूनर वाल्व होते हैं उसी के बंद होने के कारण उत्पन्न होती है। तो ये हो गया हमारा हार्ट बीट। ये बढ़ते हैं, अगला है हृदय की संचालन प्रक्रिया यानी द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ऑफ हार्ट। हृदय में ऊर्ध्व महाशिरा यानी सुपेरियर वेना कैवा के छिद्र के पास मायोकार्डियल पेशी में एक विशेष स्थान पर अलिंद की अगली दीवार पर तंतुमय पेशीय रचना होती है, इसी को हम लोग एसे नोड बोलते हैं। हमारे हृदय में दो तरह का नोड पाया जाता है, एक होता है एसे नोड और एक होता है एवी नोड। एसे नोड जो होता है ना वो सुपेरियर वेना कैवा के जो छिद्र होता है उसी के पास जो मायोकार्डियम यानी बीच वाला जो परत होता है हृदय की, उसी के पेशी में एक विशेष स्थान पर अलिंद की अगली दीवार पर एक पेशीय रचना होती है जो कि तंतुमय होती है, इसी को हम लोग एसे नोड बोलते हैं। और एसे नोड को ही हम लोग पेस मेकर के भी नाम से जानते हैं। हृदय का जो पेस मेकर होता है वो एसे नोड ही होता है, और यही जो होता है हृदय को गति प्रदान करता है। और ये बिना किसी तंत्रिका आपूर्ति के तालबद्ध रिदम के लिए भी ये उत्तरदायी होता है एसे नोड। अब बात करते हैं एवी नोड का। तो एसे नोड का जो आवेग है वो ट्राइस्पिड वाल्व के निकट अलिंद के सेप्टम की दीवार में स्थित जो होता है एवी नोड उसी में पहुंचता है। जहाँ पे ये दो शाखाओं में बढ़ता है, एक शाखा दाएं निलय की ओर और दूसरी शाखा जो है वो बाएं निलय की ओर चली जाती है। जो पार्किंजी तंतु में परिवर्तित होती है।
एबी नोड से दो शाखाएं बढ़ती हैं, एक दाएं निलय की ओर और एक दूसरी जो होती है वो बाएं निलय की ओर जाती है, और ये जो होती हैं वो परकेंजी फाइबर में बाद में बदल जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया एसे नोड और एबी नोड का बात। ठीक है, जो कि हमारे हृदय के संचालन प्रक्रिया को सुचारू रखते हैं। ठीक है, और एसे नोड को हम लोग गति प्रेरक या पेसमेकर के नाम से जानते हैं। अगर एसे नोड किसी कारणवश डैमेज या खराब हो जाता है तो उस समय हम लोग आर्टिफिशियल पेसमेकर का यूज करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो में भी देखा होगा, साथ ही फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा इसके बारे में पेसमेकर के। ठीक है, तो हमारा जो ओरिजिनल पेसमेकर होता है वो एसे नोड ही होता है। किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाए तो उस स्थिति में जो एसे नोड होता है उसके स्थान पर आर्टिफिशियल पेसमेकर का यूज हम लोग करते हैं, ताकि हृदय का जो एसे नोड कार्य करता है वो आर्टिफिशियल पेसमेकर कर सके। ठीक है, तो ये हो गया एसे नोड और एवी नोड। एसे नोड का फुल फॉर्म होता है साइनोट्रियल नोड और एवी नोड का फुल फॉर्म होता है एंट्रीवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हृदय की तंत्रिका आपूर्ति यानी नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट। तो इसकी जो तंत्रिका तंत्र होती है उसमें दो तंत्र पाए जाते हैं। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस, जो कि वेगस तंत्रिका होती है, 10th क्रेनियल नर्व के मोटर नर्व के द्वारा इसमें हृदय की आपूर्ति की जाती है। इन तंत्रिका तंतुओं की यह प्रवृत्ति होती है कि ये हृदय की गति को या तो रोकते हैं अथवा धीमा करते हैं, अर्थात हृदय की गति को धीमा करने का जो कार्य है वह हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही कार्य है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे इनहिबिटरी इम्पल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि इनहिबिटरी इम्पल्स के भी नाम से जाना जाता है, और इसका कार्य हृदय की गति को धीमा करना या फिर कम करना होता है। और दूसरा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम लोग एक्सीलरेटरी इम्पल्स के भी नाम से जानते हैं, यानी गतिवर्धक आवेग। हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वह हृदय की गति को धीमा करता है, लेकिन वहीं पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे हृदय की जो गति होती है उसको बढ़ाता है या तेज करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और ये एक और हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग इनहिबिटरी इम्पल्स के भी नाम से जानते हैं, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग एक्सीलरेटरी इम्पल्स के भी नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स। तो हमारे ब्लड वेसल जो होते हैं वो महाधमनी, धमनी, कोशिकाएं यानी कैपिलरी, सिरिकाएं, सिराएं, महासिराएं में बढ़ती हैं। ये टोटल 6 प्रकार की हमारे हृदय में रक्त वाहिनियों के द्वारा रक्त संचरण होता है। एरोटा, आर्टरी, कैपिलरी, वेनल और भेंस तथा भेना काभा, ये जो होती हैं वो 6 वो हमारे समस्त शरीर में रक्त का संचरण करती हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए आर्टरी का, तो इसकी जो दीवारें होती हैं वो लचीली तथा मजबूत ऊतकों से बनती है। ये हृदय से रक्त को कोशिकाओं यानी कैपिलरी जो होती हैं, केशिकाओं भी इसको बोलते हैं, वहाँ तक रक्त को पहुँचाती हैं हृदय से। इसकी 3 भित्तियाँ होती हैं। पहला एक्सटर्नल लेयर, जो कि सबसे धमनी का बाहरी लेयर होता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से मजबूत और लचीले तंतुओं व कोलेजन तंतुओं से बनती है। इस परत पेशी ऊतकों के बंडल गोलाकार व आपस में जुड़े रहते हैं, जिससे कि धमनी की सुरक्षा भी होती है। तो सबसे बाहरी जो परत होता है वो गोलाकार और आपस में जुड़ा होता है, साथ ही ये एरोलर कनेक्टिव टिश्यू द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है मिडिल लेयर, जो कि धमनी के बीच वाली परत होती है। यह स्वतंत्र चिकनी लबोली पेशी कोशिकाओं, कोलेजन तंतुओं तथा संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उसी से बनती है। इस स्तर से धमनी को आधार भी प्राप्त होता है। तो ये हो गया मीडियल लेयर। अगर बात किया जाए सबसे अंतिम या भीतरी लेयर का, तो उसे हम लोग इनर लेयर के नाम से जानते हैं, जो कि धमनी की सबसे भीतरी लेयर होती है, और ये जो होती हैं वह इलास्टिक तथा एंडोथीलियल कोशिकाओं द्वारा बनती है। इसी चिकनी जो पतली परत होती है उसी पर रक्त जो होता है वो बिना रुकावट के बहता है, अर्थात रक्त के बहने के लिए जो होता है वह हमारा इनर लेयर ही देता है। अर्थात जो रक्त के बहने के लिए जो उचित रास्ता है या बिना रुकावट बहने के लिए जो उचित रास्ता है वो हमारा इनर लेयर दी देता है धमनी को। धमनी हृदय से आने वाले रक्त को ग्रहण करके पुनः संकुचित होती है यानी फैलती है, ताकि रक्त आगे बढ़ सके। इसी की वजह से रक्त नलिकाओं में आगे की ओर रक्त जो होता है वो बहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनर लेयर। धमनी में 3 लेयर होते हैं, एक होता है सबसे आउटर, और दूसरा होता है मीडियल, और तीसरा जो होता है इनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण। रक्त शरीर में रक्त वाहिनियों के द्वारा भ्रमण करता है, आप लोग भी जानते हैं। साथ ही रक्त वाहिनियों का समस्त शरीर में जाल जो है वो फैला हुआ होता है। ये सभी रक्त वाहिनियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं।
रक्त के शरीर में निरंतर संचरण करने की प्रक्रिया को ही हम लोग रक्त परिसंचरण के नाम से जानते हैं। अर्थात हमारे शरीर में रक्त का एक स्थान से दूसरे जगह जाना या पहुंचना ही रक्त परिसंचरण कहलाता है, जो कि 3 चरणों में कंप्लीट होता है। पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी फुफ्फुसीय रक्त संचार। हृदय के दाएं नीला से फेफड़ों तथा रक्त पहुंचने का जो कार्य है वह फुफ्फुस परिभ्रमण तंत्र के द्वारा ही संपन्न होता है। अर्थात हमारे दाएं नीला से फेफड़े से रक्त जो होता है वो पहुंचाने का जो कार्य है वो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन के द्वारा ही संपन्न होता है। ये जो होती हैं वो अशुद्ध रक्त को हृदय से फुफ्फुस तक ले जाती हैं और वहाँ रक्त जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, यानी हमारा शुद्ध होता है, तथा पुनः हृदय के बाएं अलिंद में पल्मोनरी शिराएं ले जाती हैं। वहाँ से ऑक्सीजनेटेड रक्त जो होता है वो शेष शरीर में वितरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 4 से 8 सेकंड का समय लगता है। अर्थात एक बार हृदय से फेफड़े तक जाने में और फेफड़े से ऑक्सीजनेटेड होकर हृदय तक आने में लगभग ये 4 से 8 सेकंड का समय लगता है। दूसरी जो होती है वो होती है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। रक्त हृदय के बाएं नीले में समस्त शरीर का दैहिक परिभ्रमण यानी सिस्टमेटिक सर्किट जो होता है, सर्कुलेशन जो होता है वो 30 सेकंड में पूरा करके वापस हृदय के दाएं अलिंद में एकत्र होता है। इसी को हम लोग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन रक्त तंत्र के नाम से जानते हैं। अर्थात पूरे शरीर में एक बार में शरीर के रक्त का परिभ्रमण, ठीक है, हृदय से लेकर पूरे शरीर में और पूरे शरीर से लेकर हृदय में आना ही रक्त जो होता है वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहलाता है। यह धमनी तथा सीरिय तंत्र के द्वारा पूर्ण होता है, यानी दोनों के मिलने से ही ये पूर्ण होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है पोर्टल सर्कुलेशन यानी प्रतिहारी रक्त संचार। पोर्टल शिरा के शाखाओं के द्वारा रक्त अमाशय यानी स्टोमक से आंतों में तथा अग्नाशय एवं पलीहा से होकर पोर्टल शिरा द्वारा यकृत में पहुंचता है, जहां पर यह शिरा कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है एवं महाधमनी में यकृत तथा रक्त लाने वाली यकृत धमनी की कोशिकाओं से मिल जाती हैं और यकृत के कोशिकाओं को पार कर जाती हैं। यह रक्त शिराओं के एक तंत्र के द्वारा एकत्र होता है जो संयुक्त होकर लीवर शिरा को निर्माण करता है। यकृत शिरा यानी लीवर शिरा रक्त को महाशिरा में पहुंचाता है और यहाँ से जो है रक्त हृदय में पहुंचता है। तो यह हो गया पोर्टल सर्कुलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हम लोग जानते हैं ब्लड प्रेशर जो कि 120/80 mmHg के आसपास होता है। तो ये होता क्या है वो इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं। तो रक्त वाहिनियों में परिसंचरण करने वाले रक्त से भित्तियों पर पड़ने वाले दबाव को ही हम लोग रक्तचाप के नाम से जानते हैं। अर्थात जो रक्त वाहिनियाँ होती है उसमें जब रक्त प्रवाहित होता है तो उसकी भित्ति पर जो दबाव बनता है उसी को हम लोग रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, जो कि अलग अलग वाहिनियों में अलग अलग होता है। अर्थात ब्लड प्रेशर जो होता है यानी दबाव जो होता है वो अलग अलग वाहिनियों में अलग अलग होता है, जो हृदय के धड़कन के साथ बदलते रहता है। धमनी की प्रवाहित करने वाली धमनियाँ रक्तचाप तथा शिराओं को प्रवाहित करने वाली रक्त शिरीय रक्तचाप कहलाती है। अर्थात धमनी में जो रक्त बहता है उसके कारण जो ब्लड प्रेशर होता है उसे हम लोग आर्टरी ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और शिरा में प्रवाहित होने वाले रक्त के कारण जो रक्तचाप होता है उसे हम लोग वेन ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। यह दबाव हृदय की नज़दीकी धमनी में अधिक तथा क्रमशः दूर होने वाली धमनियों में कम होती है। धमनी की तुलना में शिराओं में जो है कम दाब होता है। इसका कारण ये है कि धमनी में जो होता है वो शुद्ध रक्त बहता है जो कि बहुत तेज़ी से फॉलो करता है, और शिरा में जो है अशुद्ध रक्त बहता है और ये बहुत धीमी गति से फॉलो करता है, और उसके कारण जो है दबाव भी बहुत कम बनता है। अब रक्तचाप के कितने प्रकार होते हैं? तो इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर बात किया जाए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का तो नीलयी प्रंकुचन के समय रक्त को महाधमनी में धकेलने के लिए बाएं नीले के संकुचित होने पर उत्पन्न अधिकतम दबाव को हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जो कि एक एडल्ट व्यक्ति में 90 से 140 mmHg के आसपास होता है। साथ ही अगर बात किया जाए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का तो धमनियों में रक्त को धकेलने के पश्चात हृदय जब विश्राम की स्थिति या अवस्था में होता है, ठीक है, तब धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाले विद्यमान रक्त के न्यूनतम दबाव को ही हम लोग डायस्टोलिक रक्तचाप बोलते हैं यानी ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जो कि नॉर्मल एक एडल्ट व्यक्ति में 70 से 90 mmHg के आसपास होता है। तो ये हो गया हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, नॉर्मली जो होता है एक एडल्ट में उसमें 120/80 mmHg, जिसमें सिस्टोलिक जो होता है वो 120 और डायस्टोलिक जो है वो 80 mmHg के आसपास होता है।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टाइप करके और पीडीएफ को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल तथा इंस्टाग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग उस पर टाइप करके और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।